नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता एटीवी न्यूज चैनल। अब इस वक्त आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लाइव इंटरव्यू। उत्तर प्रदेश के एनसीईआरटी द्वारा मुगल चैप्टर पूरी तरीके से हटा दिया गया है और हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद है आजाद हिंद सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक ऋषि पांडे। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, जय हिंद। जी जय हिंद। उत्तर प्रदेश सरकार में अब मुगल नहीं पढ़ने को मिलेंगे, 12वीं चैप्टर ही खत्म कर दिया गया, तो ऐसे में क्या चाहते हैं आप जी? क्या पढ़ाया जाए, क्या घटाया जाए? एनसीईआरटी का इस निर्णय का मैं स्वागत करता हूं और सरकार की सराहना कर रहा हूं, लेकिन मेरी मांग है कि जब मुगलों का इतिहास हटाया जा रहा है तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संपूर्ण इतिहास, नेताजी का बलिदान, त्याग, राष्ट्र के प्रति समर्पण और उनका निजी जीवन से लगाए पूरे परिवार के त्याग का इतिहास को तो कहूँगा कि 5वीं से शामिल किया गया, क्योंकि देश का युवा, देश का नौनिहाल, देश का होने वाला भविष्य जानेगा, पीढ़ियों के बारे में, पीढ़ियों के संघर्ष को समझेगा, तो उसके भीतर राष्ट्र चेतना पैदा होगी और कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना पैदा होगी और वह देश और समाज के मुद्दों के लिए मुखर होगा। इसलिए मेरी यह मांग है उत्तर प्रदेश सरकार से और एनसीईआरटी बोर्ड से और इस समिति से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पूरे जीवन वृत्तांत को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। साथ ही एक प्रश्न और भी है कि 75 मुगलों का इतिहास हटाने में हमें इतनी देरी क्यों लगी? क्या पहले की सरकारें नहीं आई, भाजपा भी आई, लेकिन ये केवल अभी ये बहुत पहले हट जाना चाहिए था। हमारे दिमाग में जो है अगर हम आक्रमण करेंगे, आक्रामकता आएगी। अगर हम अच्छे लोगों को पढ़ेंगे तो हम अच्छे बनेंगे, राष्ट्रवादियों को पढ़ेंगे तो हम राष्ट्रवादी बनेंगे, देशभक्तों को पढ़ेंगे तो देशभक्त बनेंगे। हमें इन मुगल आक्रांताओं की आवश्यकता क्या थी? हमें क्यों ये जबरदस्ती पढ़ाएगी? ये भी मैं जानना चाहता हूँ आपसे। क्या हमारी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं किया गया? देश की संस्कृति के साथ शुरू से ही खिलवाड़ किया जा रहा है। राष्ट्रीयता का बोध लोगों में न हो, लोग कठपुतली की तरह सिर्फ वोट मारने जाए और वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति के चलते ऐसा किया गया और सरकारों की हठधर्मिता रही कि नहीं हटी। नहीं तो यदि कोई सरकार इच्छा शक्ति लेकर आएगी, यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। वो हमारे राष्ट्र नायक मुगल नहीं थे, वह आक्रांता थे, आक्रमणकारी थे, जबरन आए और जबरन शासन किए। शासन क्या किए? अत्याचार किए। शासन भी नहीं किए, अत्याचार किए। यहाँ के लोगों के साथ तरह तरह का दुराचार, व्यभिचार, लूट डकैती सब किए। वो डकैत थे, वो शासक नहीं थे। तो हक हकूक भी मारे, इज्जत प्रतिष्ठा भी खराब किए और भारत की पूरी संस्कृति को रौंदा। आने उसके बाद की सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति को देखते हुए तुष्टीकरण के लिए पाठ्यक्रम में शामिल किया रहा। लकीर के फकीर सरकारें आती रही, बदलती गई, लेकिन दिमाग उधर नहीं जा रहा। इसके लिए मैं इस सरकार का प्रशंसा करता हूँ, बधाई देता हूँ। क्योंकि आप सुभाष के प्रेमियों में से वो हैं जो शायद ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपको एक सम्मान भी मिलना चाहिए। मैं तो हमेशा जो है इसी चीज को रिक्रूट करूंगा, क्योंकि आप लगातार वर्षों से जो है सतत प्रयास यही करते रहे और मुझे लग रहा है कि आप जो है आपकी रोम रोम, आपकी सांस में नेताजी सुभाष चंद्र बसे हुए हैं। लेकिन आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि देश में कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जो इस देश के लोगों को बरगला रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस लौटेंगे, वो जय गुरुदेव थे, या फिर वो तमाम चीजें इस तरीके के जो ये वो कर रहे हैं दिमाग डाइवर्टिंग। भारतीय सुभाष सेना है, वो लोग बता रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कुछ दिन में आने वाले हैं, उनसे छूट कर आने वाले हैं, वो जीवित हैं। इस तरह की जो है जो अफवाहें फैला रहे हैं कि कल आ जाएंगे,
एक उत्तराखंड में एक पार्टी है, वो वहां मैंने देखा कि हजारों की संख्या, और वहां बताया गया कि जो एक उनके गुरुदेव हैं, उनका नाम सम्राट सुहास है, तो बोले कि यही सुभाष चंद्र बोस हैं। इस तरह के लोग की अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हरिद्वार में अभी भी अगर हैं, तो वो क्या देश के सामने नहीं अभी तक आ जाने चाहिए? क्या पार्टी जो है बना करके इस तरह का, जैसे आपने एक देखा होगा जो संघार हुआ था मथुरा में, मथुरा में जो वो मथुरा यादव में था, राम वृक्ष। जी राम वृक्ष ने, तो राम वृक्ष ने जिस तरीके से बरगलाया था कि कल आने वाले हैं, परसों आने वाले हैं, रूस में बंद है, इस तरीके से मैंने उसकी भी कहानी पढ़ी है। और अब ये हरिद्वार में एक नई पार्टी उभरी है, सीतापुर में इनका आश्रम बताया जा रहा है। इस तरह से क्या देश के साथ ये लग नहीं रहा है कि हमारे राष्ट्र के महानायकों के साथ एक मजाक चल रहा है? क्या मजाक बना के रखा हुआ है कि कोई भी आता है अपने आप को घोषित कर देता है? आप कैसे देखते हैं कि हमारी आस्था को चोट नहीं पहुंचती है क्या? आपकी आस्था को चोट नहीं पहुंचती है क्या कि हम लोग वर्षों से पढ़ रहे हैं जिस महानायक को, जिसके हम चरणों में हम लोग जो है बार बार समर्पित होते हैं, अपना तन मन धन हर तरीके से जो है उनके प्रति निछावर है, उनके साथ में, उनकी छवि के साथ अगर खिलवाड़ हो तो कैसे सहन किया जाए? जी, यह न यह जो मुद्दा है जिस पे आप चर्चा कर रहे हैं, यह बर्दाश्त के काबिल नहीं। और रही बात लोगों का दावा करने का, तरह तरह की पार्टियां जो दावा कर रही हैं, वह पार्टियां नहीं हैं, वह ब्लैकमेलरों का एक समूह है। और वह इसी तरह बरगला कर लोगों को इकट्ठा करके, और सब चुनावी मेढक हैं। हाँ, नेताजी जिंदा है, निश्चित तौर पे जिंदा है, और उस व्यक्ति के अंदर जिंदा है जो जिंदा दिल आदमी है, जो सच बोलने का साहस रखता है, जो अत्याचार के विरोध में खड़ा होने का साहस रखता है। उसके अंतरात्मा में कहीं न कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्र नायक नेताजी तथा भगत क्रांतिकारियों की आत्मा जिंदा है। लेकिन यह कहना कि नेताजी आ रहे हैं, इसी तरह मथुरा में जय गुरुदेव ने एक बार कोशिश किया था, तो जय गुरुदेव का जूता चप्पल और सड़े टमाटरों से स्वागत हुआ था। तो इसी तरह से तमाम लोग, चाहे वो राम वृक्ष हो, चाहे सदा वृक्ष हो, चाहे स्वयंभू कमांडर अपने आप को साबित करने वाले लोग हैं, वह नेताजी के नाम की दुकानदारी करने वाले लोग हैं। तो हम यहाँ नहीं कहते कि मैं नेताजी का भक्त हूँ। नेताजी के नायकों का बड़ा सम्मान करते हैं, और हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि उनकी छवि को और बढ़ाया जाए, उनके कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, उनके मिशन और विजन को आगे बढ़ाया जाए। और आपने बहुत खूबसूरत बात कही कि हमारे दिलों में जिंदा है, जो जिंदा है उसके दिल में वो जिंदा है। और जब ये लोग कहते हैं कि आ रहे हैं, ये कर रहे हैं, हमारा देश वैसे ही भावना प्रधान देश है, भावुक हो जाता है, और नेताजी के नाम से तो लोग जान तक देने के लिए राजी हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारा तो सर्वस्व नेताजी के लिए है। लेकिन इसी के साथ एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, डिग्री पर इस देश में बहुत ज्यादा बवाल मचा हुआ है, क्योंकि एजुकेशन से मुद्दा है, और उसके साथ ही डिग्री पर भी, डिग्री के मुहाने पर ला करके देश को खड़ा कर दिया गया। एक डॉक्टर जिसके पास डिग्री है और वो मानव अंगों को निकाल सकता है, और उसके साथ में किस तरीके से सारा कुछ कर सकता है, और मानव अंग तस्कर जितने भी हैं वो सब डॉक्टर है, डिग्री होल्डर है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपना ऑर्गन डोनेट तो कर सकता है, लेकिन किसी की किडनी निकाल नहीं सकता है। वो अपना किडनी दे सकता है, लेकिन किसी की किडनी निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसके पास डिग्री नहीं है किडनी निकालने की और ना ही डालने की। तो डिग्री, एक तो ये डिग्री हो गई। दूसरी डिग्री, वो भी आप डिग्री देख लीजिए कि जब उत्तर प्रदेश में नोएडा के अंदर सबसे बड़े डिग्री धारक आईएएस के घर में 2500 करोड़ रुपए निकलता है। तीसरा, कोडरमा में आप चले जाइए, एक डिग्री धारक और है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सबसे बड़ी डिग्री जो है होल्डर आईएएस, उसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा हो जाता है, गृह मंत्रालय ले लेता है। ये डिग्री जो अंग्रेजों के द्वारा दी गई थी, 300 साल हमारे ऊपर डिग्री ने शासन किया। क्या डिग्री हमारे अंदर मरने की भावना पैदा कर सकती है? क्या डिग्री हमारे अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर सकती है? क्या डिग्री किसी के पास हो जाने से भर से क्या वो व्यक्ति करप्शन छोड़ देगा? मैं डिग्री में और राष्ट्रभक्ति में अंतर समझना चाहता हूं कि जिस डिग्री की वजह से 300 साल हम गुलाम रहे, क्या आज भी हम डिग्री की वजह से गुलाम नहीं होना चाह रहे? डिग्री है क्या सही मायनों में? जी, शिक्षा और शिक्षित होने में जो अंतर है, वही अंतर है डिग्री होने और ना हो। बहुत बड़ी डिग्री ही हो और वह उस डिग्री का दुरुपयोग कर रहा हो, तो उससे अच्छा अनपढ़ आदमी, यदि उसके भीतर देश के प्रति प्रेम है,
उसके भीतर यदि मानवता है, उसके भीतर यदि ईमानदारी है, और यदि वह संस्कारिक व्यक्ति है, संस्कार ही एक ऐसा शब्द है, यह बड़ा व्यापक शब्द है जिसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तो यदि वह संस्कारिक व्यक्ति है तो उसे किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में डिग्री अलग चीज है, लेकिन वह डिग्री लेके अपराध करना, जैसे आपने कहा आईएएस इस समय डिग्री लेके तमाम आईएएस, तो उनका डिग्री का मकसद राष्ट्र सेवा नहीं है, उनका डिग्री का मतलब कलेक्टर होकर जिले का विकास करना नहीं है। आप एक आईएएस की यहाँ खबर मिल गई कि 2500 करोड़ पकड़ा गया, मैं दावा कर रहा हूँ हिंदुस्तान में करीब 650 कलेक्टर हैं, और सबकी ईमानदारी से जांच की जाए तो कोई 500 करोड़ का कम का आदमी नहीं है। तो इनकी डिग्रियां सिर्फ इनकी डिग्रियां सिर्फ लूट के लिए हैं। जब तक इन कलेक्टरों को दो चीजें, इन आईएएस आईपीएस की जब डिग्री बड़ी मानी जाती है, कितने आईएएस कितनी आईपीएस पूरी ईमानदारी से साल में अपना ऑर्गन दान करते हैं इस देश को? क्या दान करते हैं? एक होता है बिजनेसमैन और दानवीर, दोनों में अंतर है। किसी के पास केवल खाने भर के वो दान दे सकता है, किसी के पास करोड़ों की संपत्ति वो दान नहीं दे सकता। तो जो अरविंद केजरीवाल जी डिग्री के पीछे लगे हैं, डिग्री खेल रहे हैं, देश को डिग्री सिखा रहे हैं, आप कैसे देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बिना डिग्री के होकर के भी राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव रखता है, सीबीआई के अधिकारी सारे हैंड फ्री कर दिए हैं, डायमंड जो है जुबली में बोल दिया है 5200 केस है, हल करिए, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे मेरा हो चाहे उनका हो, आप जेल में डालिए, सड़ाइए उसको, तो कहता हूँ कि 5 सड़ाइए। तो ऐसे में डायमंड जुबली में प्रधानमंत्री ने खुलेआम बोल दिया है कि आपको फ्री हैंड किया जाता है। तो आप ऐसे में कैसे देखते हैं कि प्रधानमंत्री जिस तरह से एक एक करके सभी को फ्री हैंड कर रहे हैं और सभी को बोल रहे हैं आप अपनी ताकत का जो उपयोग करिए, सदुपयोग करिए अपनी शक्तियों का? जी, फ्री हैंड करना निरंकुशता की ओर ले जाना है। यदि कोई भी फ्री हैंड रहेगा तो निरंकुश हो जाएगा, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन। मेरा मानना है कि सरकारों लेकिन सरकारें अब तानाशाही की ओर जा रही हैं। मैं किसी सरकार का विरोध नहीं कर रहा, आपके इस राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से आगाह कर रहा हूं कि यदि सरकार ने यह परंपरा डाली सरकारी एजेंसियों को फ्री हैंड करने की, तो यह गलत परंपरा है, यह पूरी तौर पर गलत परंपरा है। और रही केजरीवाल साहब की बात, हो रहा है पुलिस ने उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 1500 से अधिक फर्जी एनकाउंटर कर दिए, उसकी कोई जांच नहीं हुई, तो पुलिस को हैंड फ्री करने का मतलब ये हुआ। सीबीआई भी कल को अगर यही सब करने लगे तो कौन जिम्मेदार है? एक प्रयोग किया जा रहा है, हमें तो लग रहा है एक प्रयोग किया जा रहा है, और जनता को दहशत और डर के माहौल में जीने का आदी किया जा रहा है धीरे धीरे। हाँ, कहीं हमें तो लगता है कि सरकारें कहीं अपने आप को अस्थाई सरकार न घोषित कर, जो माहौल चल रहा है। हम किसी सरकार के विरोधी नहीं, लेकिन फिर कह रहे हैं कि यदि सरकारों ने सरकारी एजेंसियों को फ्री हैंड छोड़ दिया, यदि जनता का दबाव सरकारों पे से हट गया, तो आने वाला समय बेहद ही खतरनाक होगा। मैं इस आपके राष्ट्रीय चैनल के माध्यम से सरकारों से कहना चाहता हूं कि जनता में आक्रोश है, उन्हें आजमाइए मत, जनता को आजमाने का प्रयास किया जा रहा है। जी, लेकिन साथ ही जो युवा हैं, जो यूथ है, उनके प्रति क्रांतिकारियों को पढ़ने की जो कहा जा रही है। जी, हमारी बात तो फिर, हाँ जी, सरकारें किसी की भी हो, पक्ष विपक्ष कोई भी हो, मैं इन सारे राजनीतिक दलों को एक दृष्टि से देखता हूं, और मैं चाहता हूं इस बात को मेरे उठाया जाए, इनका मुद्दा एन केन प्रकार सिर्फ और सिर्फ कुर्सी होता है। ये सत्ता के लोभी, जैसे चील आसमान में कितनी भी ऊंचाई पर चली जाए, उसकी निगाह धरती पर पड़े लाश पे होती है, मांस पे होती है, उसी तरह चाहे किसी भी पार्टी हो, उसकी सरकार बनाने की निगाह होती है, और उसकी मंशा सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की होती है। चाहे महापुरुष का नाम हटाना हो, चाहे मुगल का नाम जोड़ना हो, चाहे घटाना हो हटाना हो,
सरकारों के पास इच्छा शक्ति का तो अभाव है। सरकार के पास एक ही मजबूत इच्छा शक्ति है कि किसी तरह कुर्सी को बचाए रखें। आप देख रहे हैं जिस तरह से वर्तमान में युवा जो है वो राजनीति की तरफ कहीं कहीं उतराव हो रहा है, कहीं की तरफ, कहीं इंडस्ट्री की तरफ, कहीं फिल्मों की तरफ। जो हमारे क्रांतिकारी हैं उनको पढ़ने का प्रयास एक तो पहले से ही किताबों में नहीं था, पाठ्यक्रम में नहीं थे, बहुत कम क्रांतिकारी थे, और थे भी तो वो एक एक आधा आधा पन्ने के जो है क्रांतिकारी थे। कैसे देखते हैं कि ये दोबारा से यूथ हमारा क्रांति की तरफ जाएगा, क्रांतिकारी बनेगा और सही क्रांति का मार्ग चुन पाएगा, सही क्रांति की दशा जान पाएगा, दिशा जान पाएगा? क्योंकि क्रांति तो करते हैं लेकिन रास्ता नहीं पता होने के कारण आज जो है भटक गए। चेयरमैन साहब, जिम्मेदार कहीं न कहीं आपका यह मीडिया समूह भी है जी। मीडिया लोगों को मुद्दों से भटकाता है। हैदराबाद में किसी मूर्ख ने कुछ बोल दिया, स्वामी प्रसाद जैसा कहीं होगा कि एक मूर्ख बोलता है और 1 लाख मूर्ख उसके जवाब में हुआ हुआ करके शुरू कर देता है, तो मुद्दों से ध्यान हट जाता है। लोग इस समय लगातार फालतू की मीडिया पे बहसबाजी जो चल रही है, जैसे अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते हैं, अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते हैं, एक रेफरी बन के बीच में बैठ जाता है, तो सेम वही हालात है। और दर्शक मजबूर है वही देखने के, कोई भी चैनल बदलेगा तो वही आ रहा है। इस चैनल पे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और हमारे महापुरुषों के बारे में कहीं किसी चैनल पे कोई विशेष गोष्ठी नहीं चल रही है। एक टीम केजरीवाल की बुराई करती है, एक टीम मोदी की बुराई करती है, एक टीम अखिलेश एक मुद्दा रोजगार, मुद्दा अस्पताल का है, मुद्दा सड़क पानी बिजली का है, मुद्दा अतीक जैसा गुंडा गुंडी नहीं है, उसको मूतने को हाईलाइट किया जाता है। अतीक ने 13 सेकंड मूता ना, तो गजब की मीडिया, गजब के लोग। तो आज बच्चे से पूछिए सुभाष चंद्र बोस को नहीं बता पाएगा, पिताजी कौन है नहीं बता पाएगा, पूछिए अतीक कौन है तो हमको लगता है कक्षा 5 का बच्चा बता देगा कि माफिया है। तो उसके दिमाग में आपकी मीडिया भरे जा रही है। मीडिया को इन फालतू को बहुत से डिबेट के मुद्दों को हटा देना चाहिए। लोगों के दिमाग को हैंग किया जा रहा है लगातार। आप देखते होंगे, आप जो देखते हैं कि आज के जो दौर में दानवीर है वो धर्म के नाम पर दान देते हैं, कोई अपने धर्म पे, कोई दूसरे धर्म पे, कोई राजनीति के नाम पे, कोई मोदी के नाम पर। क्रांतिकारियों के नाम पर साल में कितना डोनेशन होता होगा? मैं सच्चाई जानना चाहता हूं आपसे। कितना उत्तर प्रदेश के अंदर लोग हैं जो क्रांतिकारियों के नाम से उनके जन्म तिथि या पुण्य तिथि पर कुछ डोनेशन करते हैं क्या? ये राजनेता, विधायक, सांसद, मंत्री, अधिकारी, जो जिनकी वजह से जो है आवाज कट रही है। अब से थोड़ा प्रश्न फिर से दोहराया गया है। मैंने कहा क्रांतिकारियों के नाम पर कितना डोनेशन जो है उत्तर प्रदेश के अंदर होता है या देश के अंदर, कितनी सच्चाई है इसमें? कोई विधायक, कोई सांसद की शपथ तो लेते हैं, लेकिन क्रांतिकारियों के नाम से क्या 1 रुपया खर्च करते हैं? जबकि यही लोग पानी की तरीके से पैसा बहाते हैं चुनाव में या धर्म के नाम पर, और जो गुट्टी पिलाई जाती है। जी, हमारे साथ जो पीछे मुस्कुरा रहे हैं भाई साहब कौशल वर्मा जी हैं, बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति, वो भी मेरी बात को सुन रहे हैं, मैं उन्हीं के साथ बैठा हूँ। मैं बता दूं कि सांसद और विधायक, जैसे आपने कहा कि कितने क्रांतिकारियों के नाम पर खर्च करते हैं, इनके साथ 2 गाड़ियां चलती हैं। एक गाड़ी में जनप्रतिनिधि चलता है, एक गाड़ी में उसका प्रतिनिधि चलता है, और तीसरी गाड़ी में उसके ठेकेदार चलते हैं। तो पूरे देश के सांसद विधायक को ठेकेदारों ने खरीद रखा है। पूरे देश के सांसद विधायक को ठेकेदारों ने खरीद रखा है, और ठेकेदार ही इनकी निधियों को खर्च करते हैं। और बड़े शर्म की बात है कि ठेकेदार कहता है विधायक जी 30% मांग रहे हैं, सांसद जी 40% मांग रहे हैं। तो क्रांतिकारी
के नाम पे जब काम होगा तो इन्हें परसेंटेज कौन देगा? मैं बनवा रहा हूँ वृद्धाश्रम देवरिया में 10 किलोमीटर मुख्यालय से दूर, और चैलेंज करके कहता हूँ, अभी तक किसी जनप्रतिनिधि ने वहां जाने की हिमाकत नहीं की। एक जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय को मैं ले गया था, उन्होंने कुछ वादा किया है, मैं लगातार उनके संपर्क में बना हुआ हूँ। मैंने क्षेत्रीय विधायक से भी कहा, सांसद से भी कहा, तो क्रांतिकारियों के नाम पे कोई काम नहीं है। हाँ, इनको विद्यालय में अपना निधि देंगे, ये अपनी निधि देंगे सड़क बनाने में, और अपने जेब के ठेकेदार साथ लेके चलते। मेरा बड़ा लंबा आंदोलन चला, सांसद विधायक निधि खत्म कर देना चाहिए, यह भ्रष्टाचार की जननी है। सांसद विधायक निधि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का पहला सीढ़ी है। मैं इस पर शोध किया हूँ, मैं इसके कीमिया पे बोल सकता हूँ, इसकी पूरी केमिस्ट्री बता सकता हूँ। बंद कर दीजिए सांसद विधायक निधि, आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। ये सिर्फ सांसद विधायक निधि में कैसे नेताओं की जरूरत है और वो नेता कैसे आ सकते हैं? क्या आपको उम्मीद है कि जो वर्तमान में नेता है उन्हीं में से अच्छे नेता हैं, या फिर आने वाले समय में अच्छी राजनीति कैसे की जा सकती है? वर्तमान के सारे नेताओं पर FIR करा कर मोदी जी से निवेदन करते हैं, इनको जेल में डाल दीजिए। और राजनीति में शैक्षिक योग्यता भी अर्हता कर दीजिए, है ना। और जी, आपराधिक मुकदमों वालों को तो हटाना जरूरी है। अपना सामाजिक सर्वेक्षण भी करा के देख लें कि कौन व्यक्ति जनता के दुख दर्द में खड़ा हो रहा है, कौन जन समस्याओं को लेकर खड़ा हो रहा है, कौन मूलभूत बुनियादी समस्याओं को लेकर आवाज उठा रहा है। एक बार हरिओम पवार जी ने कहा कि जिस दिन जनता अच्छे व्यक्ति को चुनना चालू कर देगी तो दलों की मजबूरी बन जाएगी कि अच्छे व्यक्ति को टिकट दे। यहाँ जिस व्यक्ति को चर्चित दल टिकट दे के भेजते रहा है, उसके कार्यकर्ता क्योंकि वो बंधे हुए गुलाम है, कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं, वो गुलाम है। वो भी गुलाम कैसे हैं? तो लालच में है, सत्ता के, पैसे के, ठेके के, हेन के, केन के, फैल के, तमाम तरह के लालच में दबे हुए लोग कार्यकर्ता जो हैं, वो जो थोपा जा रहा प्रत्याशी उसको जिता दे रहा है। तो इसलिए हमारी सारी राजनीतिक दलों से मांग है कि अच्छे व्यक्ति को टिकट दिया जाए। खासकर मेरी जनता से मांग है कि जब अच्छे व्यक्ति को चुनाव जिताएगी तो राजनीतिक दलों की मजबूरी बन जाएगी कि बेहतर व्यक्ति को ही टिकट दे। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। हमेशा जैसे जाने जाते हैं ऋषि पांडे जी कि वो नेताजी के सबसे चहेते बेटियों में से एक हैं, और आजाद हिंद सेना को भी चला रहे हैं, आश्रम भी बनवा रहे हैं और समर्पित हैं। लेकिन वो हमेशा जब भी बोलते हैं तो वो बिल्कुल सच बोलते हैं, कड़वा चाहे कितना भी, और वो चाहे वर्तमान सरकारों को चुभे या फिर जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं जो व्यवस्था के लिए जिम्मेदार भी हैं कहीं ना कहीं, वो भी इस चीज को जानते हैं। सांप नेवले की दोस्ती है। हेलो भाई साहब, चेयरमैन साहब, सत्ता और विपक्ष नहीं है, ये सांप और नेवलों में दोस्ती हो चुकी है। जिस तरह से लगातार जो है कार्यवाहियां चल रही हैं, अब तो मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का युद्ध चल रहा है ये कहीं ना कहीं तो रुकेगा, लेकिन जब भी रुकेगा मुझे लग रहा है कि तूफान शांत और ये सब आमने सामने की जो लड़ाइयां हैं वो बिल्कुल थम चुकी होंगी। क्योंकि इस समय जो युद्ध चल रहा है वो केवल एक पार्टी से नहीं, केवल एक पार्टी के साथ में वो तमाम पार्टियां, तमाम दल, तमाम नेता और 5200 केस सीबीआई में पेंडिंग है। लड़ाई वो भी जो है छिड़ चुकी है। वो 5200 प्रधानमंत्री जी को भी हल चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको फ्री हैंड किया जाता है, आप 5200 केस हल करके मुझे दीजिए, पेंडिंग नहीं चाहिए जी। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। एक लाइन के माध्यम से अपनी बात खत्म कर जी। हम आजाद हिंद सैनिक हैं, सच पर मरने वाले हैं, डाकू को डाकू कहने की हिम्मत रखने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सुभाष चंद्र।